आपकी बसंत भाग 2 का 8वां पाठ, शाम एक किसान। बच्चों, ये एक बहुत मजेदार कविता है और इसके लेखक है, कौन है इसके लेखक? इसके लेखक है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बच्चों, ये जो अपना लेसन है, अपना टॉपिक है, अपना पाठ है, शाम एक किसान, इसमें क्या बताया है बच्चों कि बड़ी ठिठुरती हुई ठंड है और उसमें एक जो पर्वत है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पर कोई किसान सिमटा हुआ बैठा। कौन बैठा है? एक किसान। कवि ने ये इमेजिन किया है, कल्पना की है। और वो क्या पहन के बैठा है बच्चों? पर्वत के ऊपर आकाश है और वो आकाश ऐसा लग रहा है कि जैसे जो किसान है उसने आकाश का साफा अपने सिर पर बांध रखा। कैसा साफा बच्चों? आकाश रूपी साफा। बच्चों देखिए, जब किसान बैठा हुआ है वहां पर और आकाश का साफा उसने पहन रखा है, तो वो पर्वत की जो चोटी है वो बहुत ऊंची है, तो वो साफा कैसा लग रहा है? वो साफा उसके सिर पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखिए बच्चों, एक नदी उसके पैरों के पास से निकल रही है। किसके पैरों के पास से? उस पर्वत के पैरों के पास से। अब वो शाम कैसी है? बहुत ठंडी ठिठुरती हुई शाम है। उसमें क्या है बच्चों? वो जो नदी निकल रही है वो नदी कैसी लग रही है? कवि ने उसको कैसा बताया है? कवि ने बताया है कि जैसे किसान ने बहुत ठंड में उस नदी को एक चादर की तरह अपने घुटने पर डाल रखा है। बच्चों देखो, यहाँ जो पर्वत है उस पर्वत को कवि ने एक किसान रूप में माना है। यानी कि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पर्वत का मानवीकरण कर दिया है। उन्होंने पर्वत को एक मानव ही माना है। अब देखिए बच्चों, बहुत ठंड है। अब उसमें क्या हो रहा है? अब उसमें कवि ने बताया है कि जो किसान है वो अंगीठी सेक रहा है। अंगीठी कैसे सेक रहा है बच्चों? वो अंगीठी आई कहां से वहां पर? कैसे आई बच्चों? एक तो जब सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है तो वो एकदम लाल लाल नजर आता है। अब दूसरा देखो बच्चों क्या होता है, वहां पर जंगल है और वहां जंगल में पलाश के फूल खिले हुए। जानते हैं आप पलाश के फूल, जिनको हम बोलते हैं टेसू? क्या बोलते हैं पलाश के फूलों को? टेसू के फूल भी बोलते हैं। अब बच्चों क्या होता है, वो जो टेसू के फूल हैं वो दूर जंगल में वो कैसे लग रही है? वो लाल होते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो किसान अंगीठी से अपने सेक कर रहा हो, यानी कि अंगीठी ताप रहा है। और देखो बच्चों, कवि ने क्या कहा है? कवि ने ये कहा है कि जो किसान है वो आकाश रूपी साफा पहनकर और चिलम पी रहा है। बच्चों, अब आप मुझे एक बात बताइए, पर्वत पर चिलम आई कहां से? कैसे आई? कहां से आई? तो
तो देखो बच्चों, वो जो सूरज जो उदय हो रहा है और वो पश्चिम की तरफ जब अस्त हो रहा है, तो बच्चों ऐसा लग रहा है कि वो जो सूरज की जो लालिमा है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसान चिलम पी रहा हो। देखिए बच्चों, आकाश का साफा पहनकर किसान चिलम पी रहा है और टेसू के फूलों से, यानी कि पलाश के फूलों से दूर जंगलों से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अंगीठी सेक रहा हो। अब देखिए बच्चों, अब क्या होता है, थोड़ी देर में ही मोर बोल जाता है और मोर क्या कहता है, जैसे ही मोर बोलता है ऐसे ही क्या होता है, वो जो घटनाक्रम में बदल जाती है, धुआं हो जाता है, अंधकार हो जाता है, क्योंकि वो सारा रात का दृश्य है बच्चों। और वहां पर क्या होता है बच्चों, अंधेरा जब होता है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे भेड़ों का समूह, भेड़ों का झुंड बैठा हुआ हो। तो बच्चों, इस पाठ में कवि ने क्या बताया है वो एक बार मैं आपको पूरा एक साथ बताती हूँ। देखिए, इस ठिठुरती ठंड में कवि ने पर्वत को किसान बताया है कि उस पर्वत पर एक किसान सिमट कर सिकुड़ कर ठंड में बैठा हुआ है। उसने आकाश रूपी साफा बांधा हुआ है और वो चिलम पी रहा है। अब आप जानते हो चिलम किसको कहते हैं? चिलम क्या होती है बच्चों? चिलम वो होती है जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं जिससे धूमपान करते हैं। आपने देखा भी होगा, जिसको हम हमारी भाषा में हुक्का भी बोलते हैं, शायद ऐसा ही कुछ है। चिलम पी रहा है और उसको उसके पास से नदी बह रही है और वो नदी ऐसी लग रही है कि जैसे ठंड लगने पर पैरों पर चादर ओढ़ रखी हो। और बच्चों, ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे में भेड़ों का झुंड समूह बैठा हुआ हो और मोर बोल उठता है, अंधेरा गहरा जाता है। आपने इस लेसन को बहुत अच्छे से समझा। बहुत मज़ेदार कविता है ये। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और कल मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगा। थैंक यू बच्चों।